ये पूछ रहे हैं कि 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना दिए गए चार विकल्प में से किसके द्वारा करी गई थी। इस सवाल के अंदर ही कई सारी बातें आपसे सवाल के रूप में पूछ ली जाती हैं। ये पूछ लेंगे कि आर्य समाज की स्थापना को फाउंड कहाँ पर करा गया, कब करा गया और किसके द्वारा करा गया। तो आपको इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम याद रखना है, जो कि एक बहुत बड़े हिंदू रिलीजियस स्कॉलर थे, एक बड़े रिफॉर्मर थे, और इनके द्वारा इस आर्य समाज की स्थापना करी गई थी 1875 में। ठीक है। तो जो वेदों की वैल्यूज है ना, जो वेदों के अंदर दिए गए इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, उसके ऊपर इन्होंने जोर दिया। और जितने भी सुपरस्टिशंस और सोशल एविल्स हिंदू सोसाइटी के अंदर थे, उनको बाहर निकालने के लिए इन्होंने जोर दिया। तो याद रखेंगे कल को अगर इस सेम बात को आप लोगों से पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। सभी लोग एक स्वर में आंसर करेंगे, एडवोकेट जनरल का। तो एडवोकेट जनरल किसी भी स्टेट के अंदर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के अंदर। एक सवाल पूछा जाता है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा करी जाती है, तो उस राज्य के गवर्नर के द्वारा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करी जाती है। और इनकी जो ड्यूटी होती है ना, वो राज्य सरकार को एडवाइस देना लीगल मैटर पर, ये इनकी ड्यूटी होती है। अब देखो यहां पर एक और नाम दिया गया है आपको, अटर्नी जनरल। इनको लेकर पूछा जाए कि बताइए हमारे देश में यानी कि कंट्री में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन है, तो उसमें आपको अटर्नी जनरल का नाम याद रखना है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करता है। इनकी ड्यूटी क्या होती है, जो भारतीय सरकार होती है उनको लीगल जितने भी लीगल मैटर होते हैं उनके ऊपर ये एडवाइस देने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है। ताडोबा नेशनल पार्क की लोकेशन आप लोगों से पूछी जा रही है। स्टैटिक जीके का टॉपिक है, लेकिन ये जो नेशनल पार्क है ना, ये आपका करंट अफेयर में भी न्यूज में रहता है। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये नजर आएगा। यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है। एक और सवाल हो सकता है आपसे, अगर महाराष्ट्र का हवाला देकर ये पूछें कि बताइए दिए गए चार विकल्प में से आप लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क बताइए महाराष्ट्र का, तो उसमें आपको इस ताडोबा नेशनल पार्क का ही नाम याद रखना है। इसको कब स्थापित किया गया था, 1955 में इसको स्थापित किया गया था। बंगाल टाइगर्स को लेकर ये बहुत ज्यादा फेमस है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ना यार, ये नेशनल पार्क का भी जिक्र हो रहा है। नेशनल पार्क होते क्या है, तो ये ना एक प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जिनको भारत की सरकार वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए स्टैब्लिश करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यवसायों को प्रदान किया जाने वाला मुख्य लाभ क्या है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनके अंदर, उनके बिजनेसेस के अंदर प्राइमरी बेनिफिट जो उनको ऑफर किया जाता है, वो आप लोगों को बताना है। देखो ये जो सोशो इकोनॉमिक जोन शब्द है ना, इसको डेजिग्नेट किया जाता है कंट्री के उन एरियाज के रूप में जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक रेगुलेशंस होती हैं, जो कि बाकी की आपकी कंट्री के एरिया के डिफर होती हैं, अलग होती हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो टैक्स और ड्यूटी वगैरह लगती है ना, उससे इनको छूट मिल जाती है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन और उसको मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं उस पर मैंने चर्चा करी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पहला है नदियां और समुद्र का पानी ताजे पानी के रूप में माने जाते हैं, यानी कि रिवर एंड सी वाटर को एक फ्रेश वाटर के रूप में कंसिडर किया जाता है। क्या ये सही है भाई? कभी भी अगर आपको फ्रेश वाटर को कंसिडर करना है तो उसमें आपकी लेक्स आ जाएंगी, पॉन्ड्स आ जाएंगी, रिवर्स आ जाएंगी। सी वाटर थोड़ी ना होता है फ्रेश वाटर में, है कि नहीं? तालाब और समुद्र के पानी को ताजे रूप में फिर से इन्होंने सी वाटर दे दिया, फिर से ये आपका गलत हो गया। तीसरा है रिवर, क्रीक्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स, क्या ये सारे के सारे फ्रेश वाटर हैबिटेट में आते हैं? ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट था। तो ज्यादा कुछ था नहीं इस सवाल में, आसानी था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक बड़ा सवाल था। तो इंडिया और बांग्लादेश इसको को होस्ट करेंगे 2031 के आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को। तो याद रखेंगे। इससे पहले भारत अब कब होस्ट कर चुका है? 1987 में भारत ने होस्ट किया था, 1996 में भारत ने होस्ट किया था, और फिर 2011 में, जिसमें हम जीते भी थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड जो
टर्म्स होती हैं वो पूछी जाती हैं। एक शब्द यहाँ पर दिया है, किसी भी फुटबॉल प्रेमी को ये तुरंत नजर आ गया होगा, बाईसाइकिल किक। तो ये एक ओवरहेड किक होती है जो कि फुटबॉल के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट मूव होता है। ऐसे आदमी ऐसे पैर से ऊपर से मारता है आपका बॉल को, ठीक है। तो यहाँ पर बाईसाइकिल किक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। थर्ड मैन किससे संबंधित है? ये फील्डिंग पोजीशन होती है ना आपके क्रिकेट के अंदर, है ना। ओवर्स ये भी क्रिकेट में, एलबीडब्ल्यू ये भी क्रिकेट से है, तो बाईसाइकिल किक आपका फुटबॉल से रिलेटेड होती है। ए आर रहमान गुलजार ने जय हो गीत के लिए 52वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र गीत का पुरस्कार जीता। तीन लोग इसमें याद रखने होते हैं आपको, ए आर रहमान, गुलजार और तीसरा वाला कौन थे? तो उसमें याद रखिएगा तन्वी शाह, ठीक है। तो ये एक इंडियन प्लेबैक सिंगर है। जय हो के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन था जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी का एक गाना था, बड़ा ही मजेदार गाना था। तो 2010 का जो ग्रैमी अवार्ड था ये 52वां, उसमें इनको पुरस्कार जीता गया था, ठीक है। अगला सवाल है, किसकी अध्यक्षता में कार्यकारी समूह ने वर्ष कौन से में एक नया मौद्रिक मान प्रस्तावित किया जिसे NM2 कहा गया है? अब आप में से कई सारे लोग घबरा गए होंगे कि वर्किंग ग्रुप अंडर किसकी चेयरमैनशिप में और कब इन्होंने प्रपोज किया एक न्यू इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट जिसको रेफर किया जाता है NM2 के नाम से। तो पहली चीज तो आप मुझसे ये पूछोगे कि सर जी ये जो मॉनेटरी एग्रीगेट है ये क्या चीज है? तो मॉनेटरी एग्रीगेट एक ब्रॉड कैटेगरी होता है जिसमें जो टोटल वैल्यू होती है ना मनी सप्लाई की किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसको क्या करा जाता है? मेजर करा जाता है, उसको मापा जाता है। इसमें कई सारे आपके फॉर्म्स होते हैं जैसे कि कैश, जो डिमांड डिपॉजिट्स है और जो नियर मनी है, उनको इसके अंदर ये इंक्लूड करता है। तो इसकी चेयरमैनशिप में आपको याद रखना है YV रेड्डी को, जो यहाँ पर इन्होंने आपको चौथे ऑप्शन में दिया है, और 1998 में इसको प्रपोज किया गया था। इनके बारे में जानते हैं, ये 21वें गवर्नर थे, RBI गवर्नर हमारे देश के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को भारत सरकार द्वारा 2001 में इन चार में से किससे सम्मानित किया गया? भाई देखो, हमारे देश के जितने भी क्लासिकल म्यूजिक डांस से संबंधित बड़े बड़े नाम है उनको अवार्ड दिए गए हैं। उनके नाम, उनके संबंधित डांस, उनके संबंधित वाद्य यंत्र और उनको कब कब पुरस्कार दिए गए हैं जैसी बातें भाई आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था 2001 के अंदर। सारूद से ये संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, अमजद अली खान। तो ये 2001 में इनको पद्म विभूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, चर्चा इस पर हम कई बार पहले कर चुके हैं। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से महानदी और ब्राह्मणी नदियों की डेल्टा शिखाएं और ईस्ट कोस्ट नहर जुड़ी हुई हैं? आप लोगों को नेशनल वाटरवेज का टॉपिक मैं स्टैटिक जीके के अंदर कराता हूं। जो इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज है उनकी इंपॉर्टेंस आप लोगों के सामने रखता हूं। तो ऐसे ही एक नेशनल वाटरवे 5 का जिक्र करा जाता है आप लोगों के साथ। ये कनेक्ट करता है किसको? डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर को ईस्ट कोस्टल कनेक्ट कैनल से कनेक्ट करता है। तो ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर इसका जो रिसोर्स है वो आपका जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो सामानों का होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान अदा करता है, तो याद रखेंगे इसको। अब यार ये नेशनल वाटरवेज पर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, इस पे ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये क्या है ना, एक प्रकार से ये एक नेटवर्क है इनलैंड वाटरवेज का, यानी कि हमारे देश के अंदर जो अंदर पानी के रास्ते हैं उनका एक कनेक्शन है, उनका एक नेटवर्क है जिसमें रिवर, नहरें, जो बैक वाटर्स होते हैं, जो क्रीक्स होती है, उनको यूज करा जाता है। तो याद रखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर ये जो नेशनल वाटरवे 1 है ये कौन सा है? इसमें आप याद रखिएगा गंगा, भागीरथी और कौन सा आएगा इसमें? हुगली रिवर। ये है नेशनल वाटरवे 1। तो ये रिवर सिस्टम जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक कनेक्ट करता है। बाकी के ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे कि भी 1 था तो मुझे भी याद है। आगे बढ़ता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश समूह में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 के सेंसस रिलेटेड सवाल कृपया करके रट के जाइएगा। आपके इसी यूट्यूब पर मैं एक आपको सेंसस रिलेटेड 100-150 सवालों का कलेक्शन दे दूंगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी को जब मिला दिया जाए तो यहां पर आपका जो डेंसिटी पॉपुलेशन है यूटीज के अंदर वो हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, हो सकता है कल को भी सेम चीज पकड़ा दें आपको। पदार्थ की अवस्था में पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा का एक उदाहरण आपको पहचानना है। भाई आप लोगों को जो स्टेट होता है मैटर का वो पढ़ाया जाता है, सब लोग लिक्विड, गैस और सॉलिड का जिक्र करते हैं। ऐसे ही प्लाज्मा को भी एक मैटर का स्टेट माना जाता है।
तो इन्होंने पूछा है कि इस प्लाज्मा जो कि मैटर का स्टेट है, इसका एग्जाम्पल इन चार में बताइए। तो जो ये नियोन साइन बल्ब्स होते हैं ना, ये एग्जाम्पल है प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा क्रिएट होता है नियोन साइन बल्ब में जब इलेक्ट्रिक करंट को गैस से पास करा जाता है और वो फिर वहां पर आयनाइज करके इस प्लाज्मा को क्रिएट करती है। तो इसको कृपया करके याद रखिएगा। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज में दोस्त कैंटीन वाले से धार्मिक विरोधी बयान पर लड़ते हैं, तो कौन सा मूल कर्तव्य आप पर लागू होता है? फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश के अंदर लोगों के सामने लाए गए सो दैट के जो हारमोनी है उसको प्रमोट किया जा सके और कॉमन ब्रदरहुड की जो स्पिरिट है उसको क्या करा जा सके, प्रमोट किया जा सके। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई होती है आप पर जब आप अपने किसी भी फ्रेंड को किसी कैंटीन वाले से फाइट करते हुए देखते हैं कुछ एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट्स को लेकर। तो ये जो आपका यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन दिया गया है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सटीक बैठेगा। यही तो आप चाहते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, आप इस प्रकार के अलग अलग जो देश के अंदर लोगों के बिलीफ है उसको टॉलरेट करें, उसकी इंपॉर्टेंट को रेस्पेक्ट करें। तो इसमें बी वाला आपका ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटी का जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सभी लोग एक स्वर में आंसर करेंगे, अनुच्छेद नंबर 54। आसान सवाल है। तो ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से आपका एसोसिएटेड है ना, तो प्रेसिडेंट को एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आपका निर्वाचित किया जाता है जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बोथ हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर शामिल होते हैं और जो राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में आपके शामिल होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी। और इसको कौन कंडक्ट कराता है? हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। इसके अलावा यहां पर देखो और भी आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 72 बताएगा भाई। तो ये हमारे देश के जो राष्ट्रपति है ना उनको क्या करता है, ये एम्पावर करता है। किसको लेकर एम्पावर करता है? जो इनकी पार्डनिंग पावर है, इनकी क्षमादान शक्तियां हैं जिसमें ये पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन, इस प्रकार के जो कुछ कुछ लोगों को किसी ऑफेंस को लेकर दंड दिए गए होते हैं ना, तो इस पावर का इस्तेमाल करके उसको क्षमा कर सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 72 इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल नंबर 54 पर बात हुई है। आर्टिकल नंबर 74 को बताएगा कोई? 74 को लेकर तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित आपके प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे और प्रेसिडेंट की एड, प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होंगे और कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हुए प्रधानमंत्री होंगे जिनकी एड एंड एडवाइस पर राष्ट्रपति काम करेंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 74 हो जाता है। ये और बचा 66 बताएगा कोई? ये वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से किन भारतीय क्रिकेटरों को अल्मनेक के 2022 संस्करण में विजडन के वर्ष के क्रिकेटर रूप में नामित किया गया? करंट अफेयर रिलेटेड आपका ये सवाल है। अब इस तरीके के सवाल यार आपके ना अलग अलग एग्जाम्स में पूछते हैं कि बताइए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के इस एडिशन के अंदर किसको शामिल किया गया? तो इसमें रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया था। तो स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर पर ध्यान देना है, वहां से जो बात बनेंगी उनको हम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, एक फिजिकल चेंज नहीं है, वो हमें यहां पर बताना है। पहला है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का फटना। क्या एक फिजिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना मिल्क के अंदर, वो कोएगुलेट हो जाते हैं और वो दही बना लेते हैं। ये आपको याद रखना हो। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी स्टेट की मैटर की, वो बिना किसी केमिकल कॉम्पोजिशन की चेंज हो जाती हैं। जैसे कि मेल्ट हो गया, बॉयल हो गया, फ्रीज हो गया या फिर कट कर दिया गया, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? सभी लोग एक सिंगल स्वर में आंसर करेंगे, लॉर्ड रिपन को। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में इनका जो एफर्ट रहा लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को लाने में, इसलिए कहा करा जाता है इनको याद। तो 1882 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा था जिसकी वजह से ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की फाउंडेशन पड़ी थी हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो इनका उद्देश्य यही था कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके, लोकल गवर्नमेंट्स में लोग पार्टिसिपेट करें, उनको इनकरेज किया जा सके। तो लॉर्ड रिपन आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। लाल शैवाल किस विधि से प्रजनन करते हैं?
रिप्रोड्यूस करते हैं रेड एल्गे कौन से मेथड से, ये आप लोगों को बताना है। देखो भाई, अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं जब रिप्रोडक्शन आप अपनी बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। तो ये एक प्रकार क्या क्या होता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पर जो पेरेंट, जो मुख्य जीव है, मुख्य ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाता है, वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। और जो हर फ्रेगमेंट है, हर जो इसका टुकड़ा है, वो एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में आपका जन्म ले लेता है। तो ये जो लाल शैवाल है, रेड एल्गे है, इसको प्राइमरी आप एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के रूप में जानते हैं। तो ये इसी फ्रेगमेंटेशन के जरिए ही रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। असम में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, मैंने आप लोगों को इस पर कई बार चर्चा करी है। माघ बिहू कहा जाता है। असम के मेजर फेस्टिवल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है जब इनके क्षेत्र में जो हार्वेस्टिंग होती है वो आपकी खत्म हो रही होती है। तो असमीज मंथ है ये माघ। माघ मतलब कौन कौन सा हो जाएगा, ये जनवरी फरवरी वाला माघ मंथ है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ मॉडिफाइंग द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द तमिलनाडु? तो आप लोगों को करंट अफेयर में कभी भी अगर कोई भी अमेंडमेंट बिल का ऑर्डर सुनने के लिए मिले तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो बी ऑप्शन में इन्होंने आपको दिया है, तो चर्चा में था, इसलिए आप लोगों से सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। मत विलास प्रहसन लिखने वाले महेंद्र वर्मन वन निम्नलिखित में से किस शासक वंश से संबंधित थे? महेंद्र वर्मन वन का नाम सुनकर आप लोगों से इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया है सवाल को, क्योंकि ये पल्लवा रूलर्स के रूप में जाने जाते थे। अब इनके द्वारा इसको लिखा गया है, ये आपको याद रखना है, मत विलास प्रहसन। हो सकता है कल को ये आपसे पूछ लिया जाए, तो पल्लवास से आपके संबंधित है। 7th सेंचुरी एडी में इनका रूल हम देखते हैं। कला को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया, आर्किटेक्चर को लेकर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो पल्लवा किंगडम के रूप में या फिर किंग के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा यार, इसमें और भी कई सारी डायनेस्टी दी है, जैसे कि मैत्रक डायनेस्टी दी है। तो ये जो मैत्रक हुआ करते थे, वो जो आज का गुजरात है ना, ये वहां पर रूल करा करते थे 5 से 8 सेंचुरी के अंदर। ठीक है, जैन धर्म को इन्होंने वो किया था, पैटर्नेज किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्थापित करा गया कब? देखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेट भी याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1920 याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन थी भारत के अंदर, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो भारत के लेबर मूवमेंट हुए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ एफिलेट होकर इनके बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो इनकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको लेकर हो सकता है कब से कभी आपको पूछ लिया जाए, तो मुंबई में इनकी जो फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका आयोजन मुंबई में कराया गया था। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो उसमें आपको लाला लाजपत राय का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन चुकंदर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है? रेड कलर ऑफ बीट रूट को लेकर रिस्पॉन्सिबल आपसे पूछा जा रहा है, बीटानिन याद रखना है। बीट रूट आजकल बहुत ज्यादा फेमस है भाई, है ना, और पेट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेचुरल कूलेंट कहते हैं इसको। रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र शासक थी जिन्होंने सिंहासन पर कब अधिकार किया था? रजिया सुल्तान कब आती हैं? 1236 में आती है ना, फिर 4 साल तक ये रह पाती है। ओनली फीमेल रूलर नहीं थी ये, दिल्ली सल्तनत के अंदर इल्तुतमिश की बेटी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा इन पर हमने ऑलरेडी करी हुई है।